जय श्री राम। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। आज 25 अगस्त को छत्तीसगढ़ नीट यूजी काउंसलिंग 2024 के चॉइस फिलिंग का और लॉकिंग का लास्ट डेट है। कल 24 अगस्त को रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख थी और CGDME की वेबसाइट के अकॉर्डिंग अभी डेट एक्सटेंड नहीं किया गया है और संभावना कम ही है कि इस साल नीट में रजिस्ट्रेशन के लिए डेट को यहाँ पर स्टेट का एक्सटेंड किया जाए। तो अगर आपने अभी तक चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग नहीं किया है तो आप लेट नाइट तक कर सकते हैं, है ना, 11:59 तक। अगला जो स्टेप होने वाला है यहाँ पर, है ना, जब आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन सबका कंप्लीट हो जाएगा और यदि डेट एक्सटेंड नहीं किया जाता है उस अवस्था में CGDME के वेबसाइट पर ही आपका मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा। अब मेरिट लिस्ट में यदि आपका नाम नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ। इट मे बी ड्यू टू कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ या आपने चॉइस फिलिंग कंप्लीट नहीं की या जो भी कारण हो सकता है, पर जिनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं होगा इसका मतलब ये है कि वो आगे के किसी भी राउंड में या इवन फर्स्ट राउंड के लिए भी एलिजिबल नहीं है। तो मेरिट लिस्ट में नाम होना ये ज़रूरी है और मेरिट लिस्ट के साथ ही अलॉटमेंट लिस्ट भी रिलीज़ किया जाएगा। हो सकता है 1 या 2 दिन आगे पीछे हो, जैसा इन्होंने शेड्यूल दिया था। तो पहले मेरिट लिस्ट देना है और उसके बाद अलॉटमेंट लिस्ट देना है। अलॉटमेंट लिस्ट देने के बाद कुछ चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी है। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, बट आपके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लेट से जुड़ते हैं हमसे, तो उनके लिए भी और पहले जिन्होंने देखा हुआ है चीज़ों को आप समझ लीजिए। इसी के आधार पर आप काउंसलिंग में आगे प्रोसीड कर पाएंगे और हो सकता है कि अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, जो आपका सिक्योरिटी मनी लिया गया है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड में, तो वो आपका फोरफिट ना हो, है ना, डूबे ना, कायदे से आपको वापस आ जाए। एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये भी ध्यान देना है आपको कि कौन कौन बच्चे आगे के राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करना होता है। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। चलिए ये मान लेते हैं कि मेरिट लिस्ट पब्लिश हो गया है ना, और उसके बाद अलॉटमेंट लिस्ट भी आ गया है। तो मेरिट लिस्ट या प्राइवेट सूची के अनुसार जो पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय का आवंटन किया जाएगा, जो अलॉटमेंट किया जाएगा, जैसा आपने चॉइस फिलिंग डाला होगा, संचालनालय की वेबसाइट CGDME पर प्रदर्शित होगा, जिसके अनुसार निर्धारित समयावधि में आपको समीक्षा, स्क्रूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा, है ना। जो इंटरेस्टेड है कि फर्स्ट राउंड में जिनको अलॉटमेंट मिला है, लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट राउंड में यदि आपको कोई भी गवर्नमेंट, प्राइवेट, मेडिकल या डेंटल कॉलेज मिला है, अलॉटमेंट मिला है, इसका मतलब आपको स्क्रूटनी कराना कंपलसरी है। यदि आप स्क्रूटनी नहीं कराते हैं फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट के बाद, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, आगे के किसी राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इस हेतु आप नियमित रूप से जो CGDME की वेबसाइट है उसको आप ऑब्जर्व करते रहिए, देखते रहिए। इस प्रक्रिया में जानकारी लेने में असफल होने की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। यदि किसी कारण से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता है तो इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, CGDME रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसलिए आप CGDME की जो वेबसाइट्स हैं उसको देखते रहें। अलॉटमेंट होने के बाद अभ्यर्थियों को अलॉटेड इंस्टीट्यूट में आवंटन पत्र, अलॉटमेंट लेटर के साथ जो भी प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि है ना, स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेजों की समीक्षा कराना है। मतलब आप, है ना, खुद कोई अथॉरिटी लेटर वगैरह नहीं चलेगा, किसी और के माध्यम से नहीं करा सकते। आपको स्क्रूटनी कराने के लिए स्वयं आना पड़ेगा। स्क्रूटनी कराना मतलब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होता है। स्क्रूटनी के दौरान कोई भी डॉक्यूमेंट आपका जमा नहीं किया जाता है, वो आपको वापस सौंप दिया जाता है, यह जांचने के बाद कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट हैं वो सही हैं या नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अलॉटमेंट के पश्चात संस्था में समीक्षा हेतु उपस्थित नहीं होने की स्थिति में जो अभ्यर्थी है ना, जो करंट सेशन है उसमें काउंसलिंग से स्वयं बाहर हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। आगे आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में एडमिशन लेना अनिवार्य है। यदि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट होता है तो वहाँ पर आपको एडमिशन लेना अनिवार्य है, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज या प्राइवेट जो डेंटल कॉलेज हैं, यहाँ पर एडमिशन लेना कंपलसरी नहीं है। लेकिन सारे अलॉटेड कैंडिडेट को स्क्रूटनी कराना और स्क्रूटनी में एलिजिबल होना, है ना, स्क्रूटनी के साथ साथ में स्क्रूटनी में एलिजिबल होना भी, है ना, पात्र होना भी अनिवार्य है। यदि किसी कारण से आपका कोई डॉक्यूमेंट, है ना, गलत होता है और आप स्क्रूटनी में फेल हो जाते हैं, उस स्थिति में आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। अलॉटेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं लेते हैं यदि आप, तो आप स्वयं काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। और अगर आप दस्तावेजों में जो स्क्रूटनी करा रहे हैं, जो वेरिफिकेशन करा रहे हैं, उसमें भी अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो आप, है ना, काउंसलिंग से बाहर हो सकेंगे। ठीक है। हाँ, स्क्रूटनी कराने के बाद, है ना, स्क्रूटनी कराने के बाद यदि आप प्रवेश नहीं लेते हैं प्राइवेट मेडिकल, प्राइवेट डेंटल में,
है ना। तो उस अवस्था में, या इवन गवर्नमेंट डेंटल में, उस अवस्था में भी आप काउंसलिंग में बने रहेंगे और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट डेंटल कॉलेज और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के लिए है। स्क्रूटनी कराने के बाद आप आगे के राउंड के काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। काउंसलिंग या अलॉटमेंट प्रोसेस की किसी भी चरण में समान विषय एवं समान संस्था की सीट अभ्यर्थी को एक बार आवंटन होने के पश्चात पुनः दोबारा अलॉट नहीं होगी। द मीनिंग इज दैट वेरी सिंपल, कि एक बार आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया किसी भी राउंड में, चाहे वो फर्स्ट राउंड हो सेकेंड राउंड हो, इसके बाद के राउंड में आपको सेम कॉलेज सेम सीट दोबारा अलॉट नहीं की जाएगी। इसको ऐसे समझिए कि लाइक पहले राउंड में आपको शंकराचार्य प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट मिल गई, जिसको आपने एडमिशन नहीं लिया। एडमिशन न लेने के बावजूद भी आपने स्क्रूटनी करा लिया था, तो आप आगे के राउंड के लिए एलिजिबल तो होंगे, लेकिन दोबारा आपको शंकराचार्य इंस्टीट्यूट में वो सीट आपको अलॉट नहीं की जाएगी। बाकी सीट्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, लेकिन दोबारा सेम सीट आपको अलॉट नहीं की जाएगी। ऐसे उन बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज का विकल्प भरे हुए हैं और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज उनको फर्स्ट राउंड में अलॉट हो जाता है और किसी कारणवश वो एडमिशन नहीं लेते हैं, स्क्रूटनी कराना कंपलसरी है, एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आगे के किसी भी राउंड में इवन सीट खाली रहने के बाद भी और आपका मेरिट में ऊपर नंबर होने के बाद भी आपको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की सीट दोबारा अलॉट नहीं की जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। वे अभ्यर्थी जो प्रवेश लेने का विकल्प का चयन करते हैं, उन्हें वेबसाइट से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, और उसके बाद दिए गए जो समय सारणी एडमिशन का जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा वो अभी आ जाएगा कि किस बीच में आपको एडमिशन्स वगैरह लेना है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया था, शेड्यूल में दिया है वो, है ना। आपको अपना एडमिशन और है ना स्क्रूटनी और एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराना है। प्रवेश के उपरांत अभ्यर्थी के पास काउंसलिंग प्रक्रिया में बने रहने अथवा अपना प्रवेश स्थायी कर काउंसलिंग के समस्त आगामी चरणों से बाहर जाने का विकल्प पोर्टल पे अवेलेबल रहेगा। दो चीज़ें हैं कि फर्स्ट राउंड में जो आपको अलॉटमेंट मिल गया है जिस कॉलेज में, आप वहाँ पर एडमिशन लेकर आगे के काउंसलिंग प्रोसेस में या अपग्रेडेशन में बने रह सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उस एडमिशन को स्थायी करके, मतलब आप आगे के अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, इसको आप ऐसे समझिए कि सपोज छत्तीसगढ़ में स्टेट काउंसलिंग के थ्रू किसी को पंडित जैन मेडिकल कॉलेज मिल गया है, अब उसको भी पता है कि इससे अच्छा मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में स्टेट काउंसलिंग के माध्यम से नहीं मिल सकता, तो फर्स्ट राउंड में ही जिनको पंडित जैन मेडिकल कॉलेज मिल गया है तो डेफिनेटली वो प्रवेश को स्थायी करेंगे। इसके लिए आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही मत करिए, सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग ही मत डालिए, तो ऑटोमेटिकली आप आगे के राउंड से बाहर हो जाएंगे और पंडित जैन मेडिकल कॉलेज की सीट आपकी बची रहेगी। यदि आप अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं और आपने चॉइस फिलिंग डाल दिया, तो आपके चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग जो भी अवेलेबल कॉलेज होगा वो आपको अलॉट किया जा सकता है। तो जो अपने पहले राउंड के कॉलेज से खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो उनको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने की, अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। महाविद्यालय के द्वारा अभ्यर्थी के प्रस्तुत होने पर दस्तावेजों की समीक्षा कराया जाएगा तथा अभ्यर्थी स्वयं निर्धारित चिकित्सीय परीक्षण शुल्क जमा कर चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा गठित समिति अथवा जिला चिकित्सा बोर्ड से, है ना, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकेंगे। स्क्रूटनी और मेडिकल फिटनेस में एलिजिबल होने पर ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। यदि उल्लेखित उपरोक्त प्रक्रिया में आप अनसक्सेसफुल हुए, है ना, या अपात्र हो गए, तो वे चालू शैक्षणिक सत्र से प्रवेश प्रक्रिया के अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। यदि स्क्रूटनी में आप फेल हो गए, एडमिशन में फेल हो गए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के, या मेडिकली आप फिट नहीं हैं, तो उस अवस्था में भी आपको जो करंट सेशन है उससे बाहर कर दिया जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, सारे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करते हुए जो भी औपचारिकताएं हैं, निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि की अवधि में आपको जो भी शुल्क है, अब ये शुल्क को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे शुल्क जो है 50,000 ही है, 40,000 प्लस 10,000, है ना, जो लास्ट ईयर के जैसा ही है। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का फाइनली जो शुल्क है वो अभी रिवील नहीं किया गया है कि एट द एंड आपको कितना, है ना, सारे मेडिकल कॉलेजेस नहीं किया है, मैंने वेबसाइट अभी रिसेंटली चेक किया था तो नहीं किया है, तो इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स को यहाँ पर दिक्कत होने वाली है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि अपग्रेड होकर महाविद्यालय या पाठ्यक्रम में परिवर्तन होने की स्थिति में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग द्वारा जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है ना, जो महाविद्यालय के शिक्षण शुल्क के अंतर की राशि कम से, है ना, अभ्यर्थी को सौंप दी जाएगी और या अथवा अभ्यर्थी से ली जाएगी। यदि आपने जो फीस जमा किया हुआ है, अगर आपने ज़्यादा फीस जमा कर दिया है तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। इसमें ये लिखा हुआ है कि ट्यूशन फीस जो है आपका 10% डिडक्ट कर लिया जाएगा प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में, वो 10% आपका कम करने के बाद आपको वापस किया जाएगा। अब कई सारे पेरेंट्स को इस चीज़ को लेकर डाउट है कि क्या प्राइवेट कॉलेज में लाइक मान लेते हैं 13 लाख फीस है तो क्या उसका 10% कटेगा।
हालांकि नियमानुसार पूरे 13 लाख का 10% नहीं कटना चाहिए। जो तकरीबन 8 लाख फीस है उसका 10% ये डिडक्ट कर लेंगे, जो कि ये काफ़ी ह्यूज अमाउंट होता है, 80,000 रुपये समथिंग। काउंसलिंग प्रक्रिया में बने रहने का विकल्प देने वाले जो भी स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि आगे सेकेंड राउंड में काउंसलिंग में बने रहें, प्रावीण्य सूची के अनुक्रम में पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय का सेकेंड राउंड में आवंटन किया जाएगा तथा प्रथम चरण में काउंसलिंग में आवंटन उपरांत प्रवेशित छात्र जिन्होंने अपग्रेडेशन का विकल्प भरा है वे ही केवल सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन प्राप्त कर सकेंगे एवं अपग्रेडेशन में जो अलॉटेड सब्जेक्ट है और जो इंस्टीट्यूट है प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। ऐसा इसलिए मेंशन किया गया है कि जिन्होंने फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया उनको कॉलेज अलॉट हुआ और उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए भी डाला और सेकेंड राउंड का जब रिजल्ट आया तो उनका अपग्रेड कर दिया गया है। तो जो कॉलेज उनको अपग्रेड कर दिया गया है वहाँ पे उनको एडमिशन लेना कंपलसरी है। इसको मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब आप अपग्रेड कर दिए जाते हो इसका मतलब ये होता है कि पिछली संस्था में राउंड 1 के माध्यम से जहाँ पर आपने एडमिशन लिया था वो सीट अब किसी और को अलॉट कर दी गई है, वो सीट आपकी नहीं रही। जैसे ही आप अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और आपको अपग्रेडेड राउंड में नया कॉलेज अलॉट किया जाता है तो पुराने कॉलेज की सीट आपके किसी और को अलॉट कर दी जाती है, आपके लिए बचा के नहीं रखी गई है। अब आपके पास विकल्प नहीं बचता कि अरे यार छोड़ो, मैंने अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट तो कर लिया लेकिन मुझे नए कॉलेज में नहीं जाना है। यदि आप अपग्रेडेड कॉलेज में जाकर एडमिशन नहीं लोगे तो पुराने कॉलेज की आपकी सीट जो है वो समाप्त हो जाएगी, आप काउंसलिंग से भी बाहर हो जाओगे और आपको आगे बहुत दिक्कत होगी। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की सीट रिक्त मानी जाती है तथा मेरिट के अनुसार अगले अभ्यर्थी को आवंटित कर दी जाती है। अतः पूर्व में प्रथम काउंसलिंग में जो अलॉटेड विषय और संस्था में बने नहीं रह सकेंगे। तो ये चीज़ आपको राउंड 1 के बाद ही डिसाइड करना है कि आपको अपग्रेडेड राउंड में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। जो बच्चे अपग्रेडेड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वो राउंड 1 से अलॉटेड कॉलेज में ही रहते हैं। लेकिन जो बच्चे अपग्रेडेड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यदि उनका अपग्रेड हो गया तो आपको अपग्रेडेड कॉलेज में ही जाकर एडमिशन लेना होगा, और यदि आपका अपग्रेड नहीं होता है तो उस अवस्था में आप अपने पुराने कॉलेज में एज इट इज़ बने रहेंगे। अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश के समय सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को जमा करना होता है। ये एडमिशन के समय जमा करना है, आपको स्क्रूटनी के समय नहीं करना होता है। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग भी ऑनलाइन प्रोसेस द्वारा कराई जाएगी, मतलब ये मैंने पहले बताया था, जिसमें फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में प्रथम काउंसलिंग में अलॉटेड उपरांत स्क्रूटनी जिन्होंने कराया था और जो स्क्रूटनी में एलिजिबल थे, फर्स्ट राउंड में अलॉटेड जिन्होंने स्क्रूटनी कराया है और स्क्रूटनी में एलिजिबल हैं, एडमिशन नहीं लिया था। गवर्नमेंट के लिए तो लेना कंपलसरी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, लेकिन प्राइवेट मेडिकल, डेंटल और गवर्नमेंट डेंटल के लिए जिन्होंने स्क्रूटनी तो करा लिया था लेकिन एडमिशन नहीं लिया था, है ना, काउंसलिंग की प्रक्रिया में बने रहने का विकल्प देने वाले जो भी कैंडिडेट हैं, और प्रावीण्य सूची के अनुक्रम में पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय का द्वितीय चरण में आवंटन किया जाएगा। प्रथम चरण में काउंसलिंग में आवंटन उपरांत प्रवेशित छात्र जिन्होंने अपग्रेडेशन का विकल्प भरा हो केवल सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में ही अपग्रेडेशन प्राप्त कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट, है ना। इसके बाद के जो मॉपअप राउंड होंगे या जो स्टे वैकेंसी राउंड होगा वहाँ पे आपको कोई अपग्रेडेशन नहीं मिलेगा। अपग्रेडेशन के लिए आपको एक ही मौका है, जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है वो केवल और केवल सेकेंड राउंड में ही अपग्रेडेशन प्राप्त कर सकेंगे और अकॉर्डिंग टू द मेरिट। प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेशित छात्र केवल द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ही अपग्रेडेशन के पात्र रहेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके बाद मॉपअप में या स्टे वैकेंसी राउंड में आप अपग्रेडेशन के पात्र नहीं रहोगे। द्वितीय काउंसलिंग में आवंटन उपरांत, ये चीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई पेरेंट्स और बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं। सेकेंड राउंड में जब आपको अलॉटमेंट होता है तो संस्था में प्रवेशित छात्र भविष्य में होने वाली काउंसलिंग अथवा अंतिम आवंटन मॉपअप और स्टे वैकेंसी में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। और द्वितीय काउंसलिंग में प्रवेशित छात्र, अब सेकेंड राउंड के माध्यम से अगर आपका एडमिशन हुआ है या इवन फर्स्ट राउंड के माध्यम से आपका एडमिशन हुआ है तो कब तक आप संस्था छोड़ सकते हैं ये भी मेंशन किया गया है। संस्था में द्वितीय काउंसलिंग अलॉटमेंट के पश्चात निर्धारित प्रवेश तिथि, सेकेंड राउंड का जो अलॉटमेंट आएगा और सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट के बाद जो एडमिशन लेने की लास्ट डेट है, अगर उसके बाद आप प्रवेश निरस्त करते हो तो जो भी उल्लेखित बॉन्ड राशि है, जो ब्रेकेज बॉन्ड होता है ना, वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप कॉलेज नहीं छोड़ सकते। यदि आप कॉलेज छोड़ते हैं तो उस अवस्था में आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्रेकेज बॉन्ड पे करना पड़ेगा। द्वितीय चरण के काउंसलिंग द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि तक
रिक्त रह गई सीटों के लिए अंतिम प्रवेश प्रक्रिया या प्रत्यक्ष दिया हुआ है इसमें। हालांकि मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड के लिए भी ऑनलाइन ही प्रोसेस होता है ना, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हो गया सेकेंड राउंड के बारे में। द्वितीय चरण काउंसलिंग में एमबीबीएस पाठ्यक्रम या बीडीएस पाठ्यक्रम में आवंटन उपरांत प्रवेशित छात्र द्वितीय काउंसलिंग की निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि उपरांत सीटों का परित्याग नहीं कर सकेंगे और उक्त निर्धारित तिथि उपरांत सीटों का परित्याग करने पर अभ्यर्थी को बॉन्ड की राशि की क्षतिपूर्ति करना अनिवार्य होगा। देन आफ्टर फिर हम लोग बात करेंगे किसी अगले वीडियो में कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद आगे का प्रोसेस कैसा होता है। मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ। जय श्री राम।